हाय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आज फिर आप लोगों के लिए साइंस की क्लास लेके आया हूँ। जो कि पिछली क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था टीथ के बारे में, जो कि माउथ कैविटी में हमें टीथ, टंग्स एंड सलाइवरी ग्लैंड पढ़ने थे। जो कि इस तीन में से हमारे लिए दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि टीथ एक था जिसके बारे में हम लोगों ने बेसिक चीज़ों के बारे में जाना। आज हम लोग जो पढ़ने वाली हैं, आज हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि। तो फ्रेंड्स एक चीज मैं बता दूं कि जो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जो हम लोग जानने जा रहे हैं, आज हम थोड़ी सी रिलेट करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड को जानने से पहले हम थोड़ी सी ग्लैंड पे बात करेंगे। अब ग्लैंड पे बात करने से हमारा क्या सोल्यूशन हो सकता है? बहुत बड़ा सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि हमारी एग्जाम में जब बैठते हैं या जब बुक्स लेके बैठते हैं तो हम एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। आप कभी कभी देखते होंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब किस तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, किस तरह का हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला कौन सी मटेरियल होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला कौन सी मटेरियल होगा, ये हमारा पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं कैसे कहूँ कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, मैं कैसे कहूँ कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कैसे कहूँ कि ये एंजाइम्स है, किस तरह से कहूँ कि ये हार्मोन्स है। तो आज हम आपको एक चीज को क्लियर कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये आगे आप जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये बहुत बड़ा आपको मदद मिलने वाला है, इससे हेल्प मिलने वाला है आपको पहचानने में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड्स दो तरह के हैं। आपका पहला जो ग्लैंड्स होता है वो होती है इंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। अब ध्यान से देना फ्रेंड्स, इंडोक्राइन को हिंदी में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं और एक्सोक्राइन को हम लोग बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मैंने ग्लैंड्स नहीं लिखा है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला जो मटेरियल होता है वो आपका हार्मोन्स होता है, और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला जो मटेरियल होता है वो आपका एंजाइम्स होता है। यानी आप कह सकते हो कि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाली जो पदार्थ होती है वो आपका हार्मोन्स होता है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाला यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाली जो पदार्थ होती है वो एंजाइम्स होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का जो काम करती है वो आपका हार्मोन्स है। दूसरी बात कि एंजाइम जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे फूड डाइजेशन में हमें सबसे बड़ा हेल्प हमारा एंजाइम्स करता है। अगर एंजाइम्स का सिक्रेशन हमारे ग्लैंड्स से ना हो तो फूड का डाइजेशन नहीं हो पाएगी। यानी आप आसानी से इसे समझ सकते हो कि जहां जहां फूड का डाइजेशन हो रहा है वहां वहां क्या होगा, एंजाइम्स होगा। जबकि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, हार्मोन्स करती है। लेकिन एक चीज याद रखना, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में होती है लेकिन एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है। तो अब यहां ध्यान से देखना कि कैसे ये मेरा काम करेगा। अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि माउथ कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां हो रही है, माउथ कैविटी में। तो जहां फूड का डाइजेशन होगा वहां कौन होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, क्योंकि इसी सिक्रेशन होने वाला कौन है, एंजाइम्स है। इसका मतलब कि मेरी माउथ कैविटी से जो भी सिक्रेशन होने वाला जो मटेरियल है, जो स्रावित होने वाली जो पदार्थ है, और इसलिए कौन होगा, एंजाइम्स होगा, क्योंकि फूड डाइजेशन में जो हमें हेल्प करता है वो कौन करता है, एंजाइम्स करता है। अगर बात करूं कि स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, अच्छा प्रोटीन डाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब कि स्टोमक किस तरह की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला जो मटेरियल होगा, जो पदार्थ होगा, वो ऑब्वियसली क्या होगा, एंजाइम्स होगा। तो इसके जरिए हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है और कौन मेरा इंडोक्राइन ग्लैंड है, और कौन सा एंजाइम। क्योंकि टाइप ऑफ एंजाइम्स फ्रेंड्स, एंजाइम्स एक टाइप की नहीं होते हैं, एंजाइम्स बहुत सारे टाइप्स होते हैं।
जो कि एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के एंजाइम्स होता है, किस ग्लैंड से सिक्रीशन होने वाला कौन सा एंजाइम्स होता है, क्योंकि माउथ कैविटी में सिक्रीशन होने वाला एंजाइम्स अलग होते हैं, स्टोमक में सिक्रीशन होने वाला एंजाइम्स सब अलग अलग होते हैं। तो आपने बेसिक चीजों को देखना, ध्यान में रखना कि जहां फूड का डाइजेशन होगा जिस ग्लैंड में, आप समझ लेना कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और उसे सिक्रीशन होने वाला कौन है, एंजाइम्स, क्योंकि फूड को डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, एंजाइम्स करता है। अब हम लोग चलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अब फ्रेंड एक चीज को देखना कि सलाइवरी ग्लैंड कहता है कि नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन माउथ कैविटी, मानव के मुख्य गुहा में सलाइवरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? तो बता दो, 3 पेयर होती है, 3 पेयर्स। अगर नॉर्मली काउंट करो तो 6, क्योंकि वन साइड 3 वन साइड 3, तो 3 + 3, एक आपका यहाँ होता है, एक दूसरा यहाँ होता है, तीसरा यहाँ होता है, तो 1 2 3 1 2 3, यानी 3 + 3 टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, और सब पेयर में होते हैं। जो ये होगा वही ये होगा, जो ये होगा वो ये होगा, जो ये होगा वो ये होगा। यानी आप आसानी से कह सकते हो कि ह्यूमन माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड की जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, वो आपका 3 पेयर होता है। कभी कभी ऑप्शन में 3 पेयर भी दे देता है, पेयर में भी ऑप्शन दे देता है, कभी नंबर में भी दे देता है, तो वहां मत घबराना। और अब तो नॉर्मल आप भी समझ रहे हो कि 3 पेयर मतलब 6 है। अब यहाँ देखते हैं कि आपको फिगर के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली तो बनना मुश्किल है फिगर को, लेकिन मैं आपको कोशिश ही कर रहा हूँ। मान लो फ्रेंड्स, ये हमारा माउथ कैविटी, ये आपका है 1 2 3, एक साइड का, पीछे वाला बाकी। आप जो ये सबसे देख रही हो, ये सबसे लार्जेस्ट हमारा ग्लैंड होता है, फिर आपका ये बीच वाला, फिर आपको यहाँ वाला। तो आप देखना थोड़ा सा, ये सबसे, इसमें 3 तरह की होती है। ये जो कान वाला साइड होता है ये आपका, और इसके बीच वाला आपका ये है, और ये आपको यहाँ वाला है। यानी एग्जैक्टली अगर कहें तो ये सबसे आपका बड़ा है, यहाँ कान के जो नीचे वाला होता है ये। अब यहाँ ध्यान से देखना, इसको हम लोग पैरोटाइड ग्लैंड कहते हैं। ये आपका जो है, इसको हम सबसे बड़ी अगर हमारा कोई सलाइवरी ग्लैंड है तो वो कौन है, पैरोटाइड है। ठीक इसके ऊपर वाला जाओगे, मैं तीनों का एक एक करके कर दे रहा हूं। यानी सबमैंडिबुलर यानी बीच वाला, और सबसे आगे वाला जो है यानी सबलिंगुलर ग्लैंड। फ्रेंड्स, ये आपका 3 ग्लैंड्स होते हैं, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आपका ये 3 ग्लैंड्स। एक चीज को याद रखना कि सबसे हमारा जो बड़ी जो ग्लैंड होती है आपका पैरोटाइड होता है। ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा भी गया है कि सबसे लार्जेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो कौन होती है, पैरोटाइड होती है। नॉर्मली ये नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ से कई बार पीसीएस लेवल में भी क्वेश्चंस को कई बार उठा लिया है, पूछा भी गया है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। अब मैं बता दूं कि जो पैरोटाइड जो ग्लैंड देख रहे हो फ्रेंड, ये यहाँ वाला जो पैरोटाइड है, आपको मैं बता दूं कि बचपन में याद होगा, आप अपने लैंग्वेज में क्या उसे कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ होने वाली एक बीमारी हुआ करता था जिसका नाम है मम्प्स। इसको इंग्लिश में मम्प्स कहते हैं, बट कहीं कहीं गर्ल्स हुआ कहते हैं, गलफुल्ली कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप अपने लैंग्वेज में क्या कहते हो मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम मम्प्स कहते हैं। और पता है यही पैरोटाइड में वायरस से जब इन्फेक्शन होता था, जब वायरस से इन्फेक्शन होता है तो कौन सी बीमारी होती है, मम्प्स होता है। यही क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, हालांकि यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरोटाइड में कौन सी बीमारी होती है, तो मम्प्स बीमारी होती है। यहाँ तक कि दोबारा एक बार रिपीट भी किया गया इस क्वेश्चन को कि पैरोटाइड में होने वाला जो मम्प्स बीमारी होती है वो किसके कारण फैलती है, यानी वायरस के इन्फेक्शन के कारण फैलती है, या बैक्टीरिया के कारण, या फंगी के कारण। तो किसके कारण फैलती है,
आपको वायरस के कारण फैलती है। ये चीज को हमेशा आप ध्यान में रखना। जैसे कोरोना वायरस है तो ये तो बहुत खतरनाक है, लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप बताना कि ह्यूमन माउथ कैविटी में कितनी सलाइवरी ग्लैंड होती है? 3 पेयर्स होती है। आपने देख लिया सेविकुलर है, आपका सेमेडिबुलर है, और तीसरा आपका पैरोटाइड है। आपका यही पैरोटाइड में वायरस से इन्फेक्शन होने से मम्प्स बीमारियां बनती है, जो कि आप हिंदी में से गलसुआ, गलकुंडी या अपने लैंग्वेज में क्या कहते हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम इसे मम्प्स। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, आगे मैं लेके चल रहा हूँ, अगर कॉपी करना चाहते हो तो थोड़ा कॉपी कर लो। हाँ देखो, कहता है कि हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीशन होने वाला जो मटेरियल होता है, या आप हिंदी में से कह सकते हो कि लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑब्वियसली लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले पदार्थ को लार ही कहा जाता है। यानी अगर इंग्लिश में बात करूं तो सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीशन होने वाली जो मटेरियल होती है वो सलाइवा होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? सलाइवा, जिसको हिंदी में आप लार कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना, धीरे धीरे मैं थोड़ा लेके चल रहा हूँ। सिक्रेटेड मटेरियल फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड इज कॉल्ड सलाइवा। यानी लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? लार कहा जाता है। अब बात ये आती है कि सर इसकी कोई क्वांटिटी तो होता होगा जो फिक्स होता होगा कि 24 घंटा यानी एक दिन में कितना सिक्रेशन इसका हो जाता होगा। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि इसकी जो क्वांटिटी होती है एक दिन में 1.5 लीटर पर डे, यानी एक दिन में 1.5 लीटर तक सलाइवा का सिक्रीशन हो जाती है हमारे सैलिवरी ग्लैंड से। अब यहां देखना, कहता है कि पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा, पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा की जो पीएच वैल्यू होती है, नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या रेलवे हो, आपको वहां पर मिलेगा एक ही चीज 6.8। लेकिन फ्रेंड्स अब थोड़ा सा एग्जामिनर अपना स्टेप को आगे ले चल रहा है, तो मैं बता दूं कि अगर यहाँ केवल 6.8 है तो केवल इतना ही से काम चलेगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं तो रियल में ये जो वैल्यू होती है 6.8 to 7.4 होती है। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन जो होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड का लेवल का क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स यहाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ से कई क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन केवल यहाँ से क्रिएशन किए जा सकते हैं। आपसे पूछेगा नॉर्मल क्वेश्चन कि पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा, तो आप एक ही वर्ड में जवाब दे देना 6.8। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि मिनिमम पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा, तो भी आपका आंसर जाएगा 6.8 ही जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ दे कि मैक्सिमम पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा, तो कितना होगा? 7.4। अब घबराना मत, क्योंकि ब्लड का भी पीएच वैल्यू 7.4 है। हालांकि मैंने ब्लड टॉपिक जब पढ़ा रहा था तो वहां इस चीज को जिक्र किया था, यानी सलाइवा की मैक्सिमम पीएच वैल्यू ब्लड की पीएच वैल्यू इक्वल होता है। आपको याद करने की थोड़ा सा मैं रिपीट करा दिया। तो नॉर्मल कितना होगा? 6.8। मिनिमम कितना होगा? 6.8। मैक्सिमम कितना होगा? 7.4। आखिर ये दोनों में डिफरेंस मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। कहता है कि बिफोर टी, खाना खाने के पहले सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो उस समय भी हमारा आंसर जाएगा 6.8। आफ्टर टी, खाना खाने के बाद सलाइवा की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7.4। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम लोग डाइट लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो उस खाने में कुछ सोडियम होता है और उसमें सोडियम मिल करके इसकी पीएच वैल्यू को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो अब नॉर्मल यहाँ देखना, इसी एक और क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अप्रोक्स वाली क्वेश्चन हमेशा बनता है, लगभग इतना, लगभग इतना, लगभग इतना। तो आपको वहां बता दें कि आप ही सोच के बताओ कि लगभग कितना है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ना 6.8 देगा, ना 7.4 देगा, बल्कि आपको लगभग में पूछ दे तो क्या कह सकते हैं, यानी लगभग बोल दे तो 7 होगा। 7 का मतलब न्यूट्रल यानी उदासीन होगा। आपको ये भी पूछ सकता है लगभग होता है तो लगभग 7 होता है, लगभग मतलब वो
7 होता है। आप देख सकते हो 7 के बहुत करीब है, इसीलिए कहीं कहीं ये भी देखा पढ़ने के लिए बुक्स में मिलता है कि सलाइवा का पीएच वैल्यू लगभग न्यूट्रल, मतलब 7 लगभग 7 होती है, एग्जैक्टली 7 नहीं होती है। लेकिन एग्जैक्ट की बात करूँ तो 6.8, मैक्सिमम की बात करूँ तो 7.4, अगर नॉर्मल की बात करूँ तो कितनी होती है आपका, अप्रोक्स की बात करूँ तो 7 होता है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से हम आपको रिपीट करना चाहते हैं। तो सलाइवा का सिक्रेशन हमारे सलाइवरी ग्लैंड से होती है। एक दिन में कितना होता है 1.5 लीटर पर डे, यानी 1.5 लीटर पर डे होती है। इसकी पीएच वैल्यू 6.8 टू 7.4 होती है। आपका एग्जैक्टली 6.8 होता है, मिनिमम 6.8 होता है, आपको मैक्सिमम 7.4 होता है, अप्रोक्स आपका 7 होता है। खाना खाने के पहले 6.8 होता है, खाना खाने के बाद भी आपका 7.4 होता है। अगर आपसे पूछ दे कि 6.8 से 7.4 कैसे हो गया, तो आप उसे नॉर्मली जवाब देना कि जो हम डाइटिल लेते हैं, जो भोजन हम लेते हैं, उसमें कुछ सोडियम जो होते हैं, वो सोडियम हमारे सलाइवा के साथ मिल करके एसिडिक से वो बेस बना लेता है, मतलब क्षारीय बना लेता है। नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हमारा एसिड है, लेकिन खाना खाने के बाद उस समय बेस हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा समझ के जवाब देना। अब हम आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आते हैं कि शरीर एक बात बताऊं कि जो सलाइवा है उसकी कौन कौन सी कंपोनेंट्स है, यानी उसमें पाए जाने वाला पदार्थ, यानी उसमें कौन कौन सी अवयव होते हैं, तो थोड़ा सा हम डिबेट करना चाहते हैं। सलाइवा के अवयव कौन कौन से होते हैं, यानी लार में पाए जाने वाला पदार्थ कौन कौन सी होती है। तो नॉर्मली बता दूं कि इसमें 3 जो होते हैं, मेन जो होते हैं, मैं मेन की ही बात कर रहा हूं, आपका होता है वाटर, एनिमोसिन प्रोटीन, एंड आपका मेन जो है आपका है टाइलिन। अब फ्रेंड्स एक बात बताओ, थोड़ा देखिए, अब यहां पर हम टाइलिन के बारे में कुछ अभी चर्चा नहीं करेंगे। टाइलिन आपको बताना है कि ये हार्मोन्स है या एंजाइम्स, थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा कि ये हार्मोन्स है या एंजाइम्स है। अब यहां कहता है टाइलिन, भाई टाइलिन का काम क्या है, टाइलिन का फंक्शन क्या है, तो थोड़ा सा आगे मैं लेके चल रहा हूं कि टाइलिन का इसकी फंक्शन क्या है। मैं इसे भी डाल रहा हूं या इधर साइड में, टाइलिन। अब देखना फ्रेंड्स, हम लोग सब जानते हैं कि जो हम फूड लेते हैं, जो डाइट लेते हैं, वो 98% जो होता है वो प्लांट किंगडम से हमें मिलती है, प्लांट किंगडम से हमें मिलती है। अब एक बात बताओ, चावल, दाल, रोटियां, अब जो भी, मतलब हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो हम फूड यूज करते हैं, जो खाने में जो यूज हम लोग करते हैं, वो प्लांट किंगडम होता है। और प्लांट किंगडम में जो होता है वो स्टार्च होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? स्टार्च। अब यहाँ ध्यान से देखना, इसकी डेफिनेशन अभी मैं नहीं बनाऊंगा, इसके बताने के बाद मैं बताऊंगा। तो जो हम खाना खाते हैं, चावल हो, रोटी हो, दाल हो, ये सारे के सारे जो बिस्कुट वगैरह जितने भी, ये सारे के सारे प्लांट किंगडम से हमें मिलते हैं। अब यहाँ देखना कि ये टाइलिन जो है हमारे फूड्स में प्रेजेंस जो स्टार्च होता है, यानी हमारे भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है, इस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है, दूसरी सेंस में कहते हैं उसे पचा देना, यानी टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, यानी पचा देना। और पचा करके फ्रेंड्स माल्टोज, एम फॉर माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फैक्टोज, लैक्टोज, etc में ये कन्वर्ट कर देता है। अब यहां बताना कि टाइलिन, अब अगर आपसे कोई पूछे कि टाइलिन का फंक्शन क्या है, यानी टाइलिन का काम क्या है, फंक्शन ऑफ टाइलिन, तो आप तो यही कहोगे ना कि ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च
इन प्रेजेंस फूड, यानी हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च को ये तोड़ देता है, यानी पचा देता है। कौन? टाइलिन। अब यहाँ एक बात बताना नॉर्मल सी कि अब बात आती है कि टाइलिन क्या है। तो ये स्टार्च को क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन, यानी ये पाचन कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो पाचन करने का काम करता था वो कौन करता था? पहले ही मैंने बता दिया था, वो कौन है? एंजाइम्स है। यानी टाइलिन जो है वो क्या है? एंजाइम्स है, जो कि मशीन क्या है? आपका प्रोटीन है। तो आप बताना फ्रेंड्स, आपको पता चला होगा कि टाइलिन क्या है? एंजाइम्स है, क्योंकि ये फूड को डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी भोजन पाचन में ये भाग लेगा। और भोजन पाचन में हार्मोन्स भाग नहीं लेता है, जबकि वो कौन लेता है? एंजाइम्स। और टाइलिन किसको पाचन कर रहा है? तो हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ रहा है और पचा रहा है, और पचा करके माल्टोज, M फॉर माल्टोज, S फॉर सुक्रोज, G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फैक्टोज, L फॉर लैक्टोज, ETC में वो कन्वर्ट कर देता है। और आपको मैं बता दूं कि ऑल दी ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, यानी सब क्या है? अब ये मत कहना कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट नहीं है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ बात आता है कि माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फैक्टोज, लैक्टोज, ये फॉर्म में हमारा बॉडी में, इस फॉर्म से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। डायरेक्ट स्टार्च फॉर्म में हमारा बॉडी को एनर्जी नहीं मिल सकती है, जो कि स्टार्च जब तक ब्रेक डाउन, अगर ऐसा लगता है कि फूड्स में जो हमारा प्रेजेंट जो स्टार्च है वो बिना पचे हुए, अगर टाइलिन इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, इसे पचाया नहीं और डायरेक्ट हमारी बॉडी में चला जाए तो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। ऐसा मत सोचना कि ये अलग है, ये अलग है। बट ये क्या होता है कि स्टार्च जो है, स्टार्च को इस फॉर्म से इस फॉर्म में बदल देता है, एक फॉर्म को चेंज कर देता है। आगे हम देखेंगे कि इसकी फार्मूला अलग होती है, इसकी फार्मूला नॉर्मल ग्लूकोज हमारे बॉडी में प्रेजेंस होते हैं, उसकी फार्मूला अलग होती है, स्टार्च की फार्मूला अलग होती है। तो टाइलिन का काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इन प्रेजेंस फूड, कन्वर्ट इनटू माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फैक्टोज, लैक्टोज, ETC, यानी स्टार्च को तोड़कर माल्टोज, ग्लूकोज, फैक्टोज में ये बदल देती है। अब यहाँ बताना ये सभी के सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब बताना कि हमारे माउथ कैविटी में किसका डाइजेशन होगा? तो माउथ कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे माउथ कैविटी में जो डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। दूसरी बात, हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है? भाई तो कौन करता है? टाइलिन करता है। टाइलिन क्या है? तो कंपोनेंट ऑफ कौन है? सलाइवा है। टाइलिन क्या है? एंजाइम्स है। टाइलिन किसकी कंपोनेंट्स है? हमारा सलाइवा। सलाइवा का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो माउथ कैविटी से होता है। अच्छा, कितनी एक दिन में होता है? तो 1.5 लीटर पर डे होता है, यानी एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन होता है। अब ये बात कहते हैं कि इसके पीएच वैल्यू कितना होता है? तो नॉर्मली जो होता है वो 6.8 होता है, मिनिमम जो होता है वो 6.8 होता है, मैक्सिमम जो होता है वो 7.4 होता है। मिनिमम हम उसे कह सकते हैं, नॉर्मल को मिनिमम जो होता है वो 6.8, मैक्सिमम 7.4, अप्रॉक्स 7, खाना खाने के पहले 6.8, खाना खाने के बाद आपको 7.4 होता है। तो हम लोगों ने एक चीज को देखा कि टाइलिन एंजाइम से, यहाँ से भी टाइलिन एंजाइम से जो हमारे स्टार्च को पचा रहा है। अब यहाँ कहता है कि भोजन का पाचन जो होती है उसकी शुरुआत कहाँ होती है? तो आप देख रहे हो कहाँ होती है? माउथ कैविटी में होती है। तो हमारा फर्स्ट टाइम फूड डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, अगर मैं बातें करूँ कि मानव शरीर में भोजन का सबसे पहली बार पाचन कहाँ होता है, तो आप उसे नॉर्मली जवाब दे देना माउथ कैविटी में। अगर ये भी पूछते कि अच्छा चलो ठीक है भोजन का पाचन होता है, लेकिन माउथ कैविटी में किसका पाचन होता है? तो आप आराम से जवाब देना कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, एक बात बताना, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन सी एंजाइम्स मदद करती है? तो आप आराम से जवाब देना टाइलिन। अब ये पूछेगा कि टाइलिन क्या है, तो आप आराम से उस समय जवाब देना
कि ये हमारे सलाइवा का कंपोनेंट है, यानी अवयव पदार्थ है, यानी उसमें पाया जाने वाला पदार्थ है। दूसरी बात है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि एक दिन में कितना सिक्रीशन होता है, कितना स्रावित होती है, तो आप उसे आसानी से जवाब देना 1.5 लीटर पर डे। दूसरी बात, इसकी पीएच वैल्यू वगैरह मैं आपको बता ही दिया। तो अब यहाँ फ्रेंड्स एक चीज और बात आती है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो 100% नॉन वेजिटेरियन होते हैं, 100% नॉन वेजिटेरियन, यानी आप कह सकते हो कि पूर्ण रूप से वो मांसाहारी होते हैं, क्या सिर्फ उसमें सलाइवरी ग्लैंड होता है या नहीं होता है? तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, जो 100% नॉन वेजिटेरियन हैं, जो मांसाहारी हैं, उनमें सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता है। अब यहाँ देखना कि क्यों नहीं होता है। जैसे लायन की बात करो, लायन, शेर की बात करो, शेर में सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता है। अब लोग क्यों? क्योंकि जो मांस लेते हैं उसमें प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन का पाचन तो माउथ कैविटी में नहीं होता, वो घास तो खाता नहीं कि जिसे स्टार्च मिले, और स्टार्च को पचाने के लिए एंजाइम्स, वाटर, ये सब की जरूरत है। तो 100% जो मांसाहारी होती हैं उसमें सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये हमारा था सलाइवरी ग्लैंड। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा माउथ कैविटी में होती है, फर्स्ट टाइम फूड का डाइजेशन भी हमारे माउथ कैविटी में होती है, क्योंकि हम जितनी भी फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, फैट होती है। तो ये जितनी भी आप देख रहे हो, इस सब का डाइजेशन एक जगह नहीं होती है, बल्कि अलग अलग होती है। प्रोटीन का डाइजेशन कहीं और होती है, फैट का डाइजेशन कहीं और होती है, जो कि अभी आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा माउथ कैविटी में होती है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिबेट करेंगे स्टोमक। स्टोमक में वहाँ से कौन सी एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा, कितना होगा, कौन कौन सी एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा, वो कौन कौन सी प्रोटीन, किस तरह की प्रोटीन को हमें डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे